आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा टला नहीं है। हर बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हालांकि अब हम कई जगहों पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी है। दूसरी लहर जरूर खत्म हुई है, लेकिन तीसरी लहर का खतरा सामने है, इसलिए मास्क जरूर पहने। बात दिल्ली की। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी और इस मामले में लोनी बॉर्डर पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उन्मेद पहलवान नाम के स्थानीय नेता पर भी केस दर्ज किया। उन्मेद पहलवान पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का आरोप है। पुलिस इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने ट्विटर पर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक तथ्यों की जानकारी होने के बावजूद ट्विटर ने गलत ट्वीट को हटाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ और इस वीडियो में कुछ लोग बुजुर्ग को एक कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देखिए अमित, पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इसमें उन्मेद पहलवान भी एक नाम है। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, उन्मेद पहलवान जो है वो समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता बताया जा रहा है और उन्मेद पहलवान ही वो शख्स है जिसने सबसे पहले जो पीड़ित बुजुर्ग थे उनके साथ उसने फेसबुक लाइव किया था। फिलहाल उन्मेद पहलवान जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें वो जांच में सहयोग नहीं किया। फिलहाल जो है पुलिस जो है उनको गिरफ्तार करने के लिए कई जगहों पर रेड कर रही है। फिलहाल लोनी बॉर्डर पुलिस जो है वो उनके घर पर मौजूद है और वो अपने घर पर नहीं है, फरार बताए जा रहे हैं। इसके बाद जो उनके रिश्तेदार है तमाम जगहों पर, बुलंदशहर जैसे जगहों पर लगातार रेड किया जा रहा है उन्मेद पहलवान को गिरफ्तार करने के लिए। इसके अलावा बीते रात 2 और आरोपियों की गिरफ्तार हुई है। ये दोनों आरोपी घटना वाली रात यानी 5 जून की रात को उसी स्पॉट पर मौजूद थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और इसके अलावा एक और आरोपी है परवेश गुज्जर, जो कि 5 जून की रात को घटना पे वाले स्थान पर मौजूद थे, लेकिन उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी और मामले में। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। आज लोनी बॉर्डर पुलिस जो है, गाजियाबाद पुलिस जो है, उन्हें भी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा चुकी है। उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा और उसके बाद जो है सबसे पहले तो इन तीनों आरोपियों के साथ अलग अलग पूछताछ होगी और उसके बाद 5 जून की घटना वाली रात हुआ क्या था, क्या मामला था, जिस तरीके की किसे बातें आ रही है ताबीज को लेकर, बनवाने को लेकर, ये ताबीज काम करेगा। उसके बाद सभी आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश करी है जिससे वो सच्चाई का पता लगा पाए। और जिस तरीके से ट्विटर इंडिया के खिलाफ ये पूरा मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि गाजियाबाद पुलिस का साफ साफ ये कहना है कि ट्विटर इंडिया को मालूम था इसकी सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की, उसके बावजूद गलत तथ्यों के साथ ट्वीट और रिट्वीट किया जा रहा था। इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, जो कि सही नहीं थी। इससे जो है माहौल खराब हो सकता था, लेकिन इसके बावजूद जो है ट्विटर ने इसे डिलीट नहीं किया, इस वायरल वीडियो को इसको हटाया नहीं है और इसी वजह से जो है ट्विटर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्विटर के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें आईओ नियुक्त कर लिया गया और जाहिर तौर पे आईओ जब नियुक्त हुआ है तो वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा और ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को नोटिस देकर उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाएगा। इस पूरे मामले में 3 एफआईआर दर्ज हुई है अर्पिता। पहला एफआईआर घटना वाले रात पर हुई है, दूसरा एफआईआर जो है वो ट्विटर इंडिया के खिलाफ हुई है और तीसरी एफआईआर जो है उन्मेद पहलवान, जो कि समाजवादी पार्टी का नेता है और इस शख्स ने ही सबसे पहले जो है वो फेसबुक लाइव किया था। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने का पूरा मामला इस पर बनता है। फिलहाल उन्मेद पहलवान जो है फरार है, पुलिस तलाश कर रही है। जी अर्पिता। तो पुलिस ने देखिए 5 लोगों पर ये केस दर्ज किया। अमित, यहाँ ट्विटर के खिलाफ किस तरीके के एक्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी जानकारी थी कि 2 अधिकारी उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, ट्विटर इंडिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ट्विटर इंडिया मुश्किलों में है। ट्विटर इंडिया मुश्किलों में इसलिए है क्योंकि उनसे सच्चाई मालूम था। गाजियाबाद पुलिस ने दावा किया है कि पूरी सच्चाई ट्विटर इंडिया को पता था कि ये पूरा मामला है क्या। उसके बावजूद जो है वो ट्विटर उस वायरल वीडियो को डिलीट नहीं किया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। तो जाहिर तौर पर ट्विटर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आईओ इस पूरे मामले में नियुक्त किया जा चुका है। आईओ इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जो कोर्स ऑफ प्रोसेस
प्रोसेस है उसके तहत आईओ सबसे पहले उसके दोनों अधिकारियों को नोटिस करेगा। नोटिस करने के बाद उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाएगा। अगर वो पूछताछ में शामिल नहीं होते हैं तो उसके बाद गाजियाबाद पुलिस क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से आईटी एक्ट के सुरक्षा के दायरे में, कानूनी सुरक्षा के दायरे में पहले ट्विटर था, उसके बाद ट्विटर को उससे बाहर किया गया, उसके बाद से ये पहला मुकदमा है जो ट्विटर के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया है। देश में पहला मुकदमा है अर्पिता। इसके और जो ये नया आईटी एक्ट आया है इसके तहत जिस तरीके से दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में भी शिकायत दी गई है, स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत दी गई है, इसी मामले को लेकर शिकायत दी गई है। जिस तरीके से इस मामले ये वीडियो लगातार वायरल हुआ था, ट्वीट रिट्वीट किए जा रहे थे, इसी मामले को लेकर शिकायत हुई है। तो जाहिर तौर पे नई दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में जो है जो स्वरा भास्कर के खिलाफ जो शिकायत दी गई है उस पर लीगल एक्सपर्ट से जानकारी ले रही है। और जाहिर तौर पे अगर लीगल एक्सपर्ट नई दिल्ली पुलिस को कहेगी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करना है तो ट्विटर इंडिया की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। एक तरफ गाजियाबाद पुलिस, दूसरी तरफ नई दिल्ली पुलिस। अर्पिता रहिए जरा आप साथ। गाजियाबाद पिटाई मामले में पुलिस की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता शलभ त्रिपाठी ने उस बुजुर्ग का एक वीडियो जारी किया जिसकी पिटाई के मामले में कार्रवाई की गई। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने क्या भेजा? क्या भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब दे के गया हो। अच्छा हाँ बस जी सब इंतजार के कहने दे के इंतजार के कहने के ये झूठ तो अपन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं है। हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस। और देखिए यहाँ पर बकायदा ये जो सच्चाई वाली वीडियो है इसको बीजेपी की तरफ से जारी किया गया, जो ये दावा बीजेपी की तरफ से हो रहा है कि ये दरअसल सच्चाई थी। अमित, क्या ट्विटर का अभी तक इसको लेकर कोई जवाब आया है? किस तरीके से जो 2 अधिकारी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो अब ट्विटर किस तरीके से जवाब देगा? देखिए ट्विटर इंडिया के तरफ से अभी तक इस पूरे मसले पर कोई जवाब नहीं आया है। यहीं पर देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, ये लोनी बॉर्डर थाना है और यहीं पर जो है ये मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्विटर इंडिया के खिलाफ अभी भी कोई जवाब नहीं आया है। जो गाजियाबाद पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसपी रैंक के अधिकारी, डीआईजी रैंक के अधिकारी, वो लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले पे। अभी फिलहाल आईओ नियुक्त किया गया है। आईओ की नियुक्ति के बाद अब जो कोर्स ऑफ एक्शन होता है उसके तहत नोटिस में सबसे पहले जारी किया जाएगा। नोटिस जारी करने के बाद जो है पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। और अगर कोई ट्विटर इंडिया के अधिकारी पूछताछ में शामिल नहीं होता है तो उस पर क्या आगे कोर्स ऑफ एक्शन लेना है तो उस पर गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी सोचेंगे, बताएंगे कि क्या कुछ करना है। लेकिन ये संभावनाएं हैं कि क्या कुछ हो सकता है, आशंकाएं हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन पहले तो नोटिस जारी होगा, उसके बाद पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। तो जाहिर तौर पर ट्विटर इंडिया के लिए मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि गाजियाबाद पुलिस ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि इस पूरे मामले की सच्चाई कुछ और थी। इसे गलत तथ्यों के साथ ट्विटर पर रिट्वीट और ट्वीट किए जा रहे थे और इसकी सच्चाई जो है ट्विटर इंडिया को मालूम थी। इसके बावजूद भी इस वीडियो को डिलीट नहीं किया गया, हटाया नहीं गया और इसी वजह से जो है इसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। जी ठीक है, रही जरा अमित साहब। देखिए गाजियाबाद पिटाई मामले में ट्विटर की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में ट्विटर इंडिया के हेड मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। अमित, अब जो हेड है ट्विटर इंडिया के, उनके खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई। स्वरा भास्कर का भी नाम आ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, स्वरा भास्कर का नाम आ रहा है। ट्विटर इंडिया के हेड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। तिलक मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और ये एक वकील के द्वारा दर्ज कराई गई है क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर है। जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ, दरअसल मामला पूरी तरीके से अलग था। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक ये कोई ताबीज का मामला था। कुछ लोग बुजुर्ग के पास पहुंचे थे, उनको कहा कि हमें इस बंदे पर अपना काबू पाना है। उसको एक ताबीज बना के दिया गया, वो काम नहीं किया। उसके बाद बुजुर्ग को बुलाकर पिटाई। ये पूरा मामला ये है पुलिस के मुताबिक। लेकिन इसको एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की गई जिससे माहौल खराब हो सकता था। इस बारे में स्पष्टीकरण भी पुलिस ने ट्विटर के जरिए ही दिया था। इस वजह से गाजियाबाद पुलिस दावा कर रही है कि ट्विटर इंडिया को इस पूरे मामले की सच्चाई के बारे में मालूम था, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर इंडिया ने इस वीडियो को नहीं हटाया और इससे जो है माहौल खराब हो रहा था और पूरे आसपास के इलाके में गाजियाबाद में और ये जो तमाम इलाके गाजियाबाद से अगर आगे चले
तो ये जो तमाम इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर माहौल खराब हो रहा था। इसमें कहीं ना कहीं जो सियासत हो रही थी, राजनीतिक पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और जिसको लेकर माहौल एक खराब हो रहा था। और कहीं ना कहीं जो ये वायरल वीडियो है, ट्विटर ने जिसे डिलीट नहीं किया, उसी की वजह से ये सब हो रहा था। तो इसी वजह से जो है ट्विटर इस वक्त मुश्किलों में है और इसी वजह से तिलकमार थाने में भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी गई है। एक वकील के द्वारा ये दी गई है। नई दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, फिलहाल उनका साफ साफ ये कहना है कि वो लीगल एक्सपर्ट से जानकारी ले रहे हैं कि इस पर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या एफआईआर दर्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, या कोर्स ऑफ एक्शन क्या लिया जाएगा। तो इस बारे में नई दिल्ली पुलिस आने वाले कुछ घंटों बाद इस पर स्पष्ट करेगी कि इस पर एफआईआर दर्ज होना है कि नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है, गाजियाबाद पिटाई मामले में ट्विटर पर दर्ज केस पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का क्या कहना है, जरा वो भी आपको सुनवा दें। That viral tweet is now in public domain, unfortunately. It is provocative, it is explosive, it has every potential to inflame passion and cause riot. And even though it is found to be prima facie a fake one, was it not the obligation of Twitter to apply its mind, apply its fact checker properly, and show whether it is manipulated or not? Whose responsibility it is? अमित, देखिए अब केस तो दर्ज हुए हैं, कार्रवाई भी हो रही है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं कि यहाँ आईटी के जो नियम है, नया कानून है, उसको मानना होगा। ट्विटर पर कब तक कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक देखिए ट्विटर का कोई जवाब तक नहीं आया है सामने। देखिए, कार्रवाई की जो प्रोसेस है उस पर गाजियाबाद पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी तैयारी के तहत ही नया आईओ डिप्यूट किया गया है। जहां तक बात भारत में जो नए आईटी एक्ट के तहत का है कि उससे ट्विटर को मानना पड़ेगा, ऐसा भारत सरकार के मंत्री साफ साफ लफ्जों में कह रहे हैं। तो वहीं ट्विटर ने इस नए आईटी एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन इस पर सुनवाई अभी भी नहीं हुई है। सुनवाई अभी होनी है इस पर। तो ट्विटर की मंशा साफ है, जिस तरीके से उसने दिल्ली हाईकोर्ट में भारत के नए आईटी एक्ट को चुनौती दी है, तो उसकी मंशा साफ है कि वो पूरी तरीके से इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वहीं भारत सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट है कि नए आईटी एक्ट को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानना पड़ेगा, ट्विटर को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से ट्वीट से माहौल खराब होता है पूरे देश में। और जिस तरीके से एक ताजा उदाहरण है गाजियाबाद का, लोनी बॉर्डर का, इसी थाने में जिस तरीके से का मामला सामने आया, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जिस तरीके से माहौल खराब हुआ इस पूरे इलाके में, कहीं ना कहीं इसको उस वीडियो को लेकर जो माहौल खराब हुआ उसका ताजा उदाहरण रविशंकर प्रसाद पेश कर रहे हैं, भारत सरकार के मंत्री, आईटी मंत्री। और उनका साफ साफ ये कहना है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सभी को ये बात माननी पड़ेगी। और गाजियाबाद पुलिस ने जो ये मुकदमा दर्ज किया है ट्विटर के खिलाफ, ये देश में पहला मुकदमा है ट्विटर के खिलाफ। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें जो है ट्विटर इंडिया की बढ़ने वाली है। यहाँ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत में बिजनेस करने वाले सोशल मीडिया साइट्स को भारत के संविधान का पालन करना ही होगा। You are free to do business, earn tons of money, criticize all of us, but you will have to follow the Constitution of India and the laws of India. अमित, देखिए पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों, 2 अधिकारी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, कुछ शिकायतें भी पुलिस वालों को मिल रही हैं, हेड के अगेंस्ट भी शिकायत की गई है। क्या किसी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है अभी तक? देखिए, टूल किट मामले में स्पेशल सेल ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से पूछताछ की है। बैंगलोर में जो उनका दफ्तर है वहीं पर जाकर पूछताछ की गई है। अभी इस मामले में गाजियाबाद के पुलिस के मामले में जो एफआईआर दर्ज यहाँ पर की गई है लोनी बॉर्डर थाने में, यहाँ पर किसी से पूछताछ नहीं हुई है। अभी केवल इस मामले में आईओ नियुक्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई है। अब जांच अधिकारी जो है इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जांच अधिकारी जो है नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के बाद ट्विटर इंडिया के अधिकारियों को कहेंगे कि इस पूरे मामले में जांच में वो सहयोग करते हुए पूछताछ में शामिल हो, और तब जाकर तमाम सवाल किए जाएंगे ट्विटर इंडिया से कि आखिरकार उस वीडियो को डिलीट क्यों नहीं किया गया, कि जबकि उन्हें पूरी तरीके से जानकारी थी कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। इससे माहौल खराब हुआ है इस पूरे इलाके की। तो जाहिर तौर पे
ट्विटर इंडिया के अधिकारियों के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। उन्हें पूरा जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे, और जिस तरीके से ट्विटर इंडिया को साफ साफ लफ्जों में भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जिन्हें भी भारत में बिजनेस करना है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन्हें भारत के नए आईटी एक्ट का पालन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हालांकि ट्विटर ने नए आईटी एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन अभी भी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। भारत सरकार भी इस जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में जवाब देगा हाईकोर्ट में, लेकिन अभी जब सुनवाई पर आएगा हाईकोर्ट का क्या रुख होता है उस देखने वाली बात होगी। वहां भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगा, लेकिन मुश्किलें जो हैं वो ट्विटर इंडिया की बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस ने सबसे पहला मुकदमा देश में गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में दर्ज किया है। अमित, यानी कुल मिलाकर देखिए कार्रवाई के मूड में अब पुलिस है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो शिकायतें मिल रही हैं, जो और केस दर्ज हुए, जल्द ही उस पर भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से होगी। लगातार हमारी नजर इस पर बनी हुई है। अमित, शुक्रिया। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से खतरा अब कई गांवों पर मंडरा रहा है। कई गांव टापू बन चुके हैं और कई जगहों पर स्थितियां ऐसी हैं कि कमर तक डूबकर चलने के लिए लोग मजबूर हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। वहीं नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद बिहार के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लग गया है। पश्चिम चंपारण जिले की सीमा से लगने वाले नेपाल बॉर्डर के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। अब जरा हम आपको 6 तस्वीरें भी इसी के साथ साथ दिखा दें। पहली तस्वीर बिहार के बगहा की है, वहां लगातार बारिश हो रही है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जरा उससे पहले ये 3 तस्वीरों पर नजर रखिए। सैलाब ने किस तरीके से वहां पर स्थितियां खराब की हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं वो डरे हुए हैं कहीं उनके घर भी इसकी चपेट में ना आ जाएं। वहीं हम आपको महाराष्ट्र की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर 2 भाई पानी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि एक की मौत हो गई, एक को बचाया जा पाया। वहीं हम आपको एक और तस्वीर बिहार की दिखा रहे हैं, बिहार के बगहा की, जहां पर देखिए आलम यह है कि लोगों के घर अब आधे आधे डूबे नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की जालना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक उफनती नदी को पार करने के चक्कर में 2 भाई बह गए। इस घटना में एक की मौत हुई जबकि दूसरे को बचा लिया गया। यह बताया जा रहा है कि यह कल शाम की घटना है। यह घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। जो वीडियो सामने आया उसमें उफनती नदी को दोनों भाई पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद तेज धार की वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो बह गए। इसके बाद वहां हाहाकार मच गया। दोनों भाइयों को बचाने के लिए लोग दौड़ने लगे। एक को बचा लिया गया जबकि दूसरे की मौत हो गई। ये हम महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 भाई जो थे वो दरअसल पानी के इस बहाव में रास्ता पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ा और उसके बाद दोनों ही पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए। आसपास के लोग चीखते पुकारते सुने जा रहे थे। किसी तरह मदद पहुंचाई गई, लेकिन सिर्फ एक को बचाया जा सका। वहीं नेपाल के सिंधुपाल चौक इलाके में भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी में बाढ़ आ गई। देखते देखते सैलाब का पानी आसपास के कई गांवों में घुस गया, जिसकी वजह से वहां बड़ी तबाही हुई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें वहां तबाही का मंजर दिखाई दिया। बाढ़ की वजह से गांवों में कीचड़ भर गया, कई मकान जमींदोज हो गए, करीब 200 घरों को नुकसान पहुंचा है। खबर है कि अब तक इस भयानक बाढ़ की वजह से वहां 7 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं, जिन्हें तलाशने के लिए वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि भारी बारिश की वजह से एक ग्लेशियर टूट गया था, जिसकी वजह से नदी में बाढ़ आ गई। तो ये सिंधुपाल चौक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा आप देखिए किस तरीके का मंजर उस वक्त जब वहां पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लग गया। तो कई सैलाब की वजह से तबाहियां भी लोगों ने देखी हैं। हालांकि जो लोग इस सैलाब के बीच में फंस गए उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।
वहीं बिहार के बगहा में भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी में भारी तबाही मची। नदी का पानी इलाके के कई गांवों में घुस गया। गांवों में घुटने से ऊपर तक पानी भर गया। मकान के अंदर भी बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जो तस्वीरें आई उसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा गांव ही पानी में डूब गया हो। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। तो ये तस्वीरें बगहा की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जो मकान आपको दिखेंगे वो आधे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। बाढ़ का खतरा ऐसे कई और गांव हैं जहां पर मंडरा रहा है। लोग फंसे हुए हैं इस पानी के बीच, ना वो बाहर जा सकते हैं अब अपना आशियाना। कुछ लोग ऐसे हैं जो छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी का स्तर जो है वो आने वाले दिनों में महसूस हो रहा है कि और बढ़ सकता है और पूरा आशियाना इसमें डूब सकता है। अभी हम पहुंचे हैं बगहा के चकदहवा गांव में और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए। यहाँ की तस्वीर होश उड़ाने वाली है कि यहाँ पर देखिए घुटने भर से ज़्यादा जो पानी है वो पूरे गांव में भर चुका है और जो लोग हैं वो कैसे शरण लिए हुए हैं। उनके तमाम जो अनाज हैं, मवेशी हैं, सब कुछ जो है वो जलमग्न हो गया है। और यहाँ पे तस्वीरें ज़रा देखिए कि यहाँ पे जो भी घर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज़रा देखिए कि कैसे पूरा घर जो है वो जलमग्न हो गया है, कमर भर पानी है। और ये तस्वीरें जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं कि इस छप्पर से एक बच्चे और बूढ़ी आंखें जो हैं वो यहाँ से दिखाई पड़ रही हैं, जो किस कदर से यहाँ पे पानी में रह रहे हैं। और अंदर चल करके हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये इस घर के क्या हालात हैं लोगों के, क्योंकि छोटे बच्चे भी और बूढ़ी माता भी जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। और ये ज़रा देखिए कि ये जो घर है वो पूरी तरह से जलमग्न है और पूरी तरह से पानी जो है वो ये घुसा हुआ है और यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है कि जहाँ पे रहा जा सके। इनके जो मवेशी हैं, जो बकरियां हैं, वो चौकी पर यहाँ पे रखी गई हैं। जो लोग रह रहे हैं वो ज़रा सोचिए कि किस कदर से यहाँ पे जो बाढ़ आई है वो कुछ गाँव में किस कदर से भर गया है और लोग रहने के मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस गांव में, चकदहवा गांव में, अभी तक प्रशासन की कोई टीम जो है वो नहीं पहुंची है कि यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा सके। वहीं दिल्ली में आज मौसम ने अचानक करवट बदली और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। वहीं बारिश के साथ कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसी तरह बारिश हो सकती है और तापमान में गिरावट भी इससे आएगी। दिल्ली में मानसून के आने से पहले हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त हम मौजूद है सेंट्रल दिल्ली में, तालकटोरा रोड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिछली कुछ देर से तेज झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन तक इसी तरीके से तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, जैसे इस वक्त सेंट्रल दिल्ली के हिस्सों में बारिश हो रही है और इससे कहीं ना कहीं तापमान में राहत जरूर मिलेगी। इस तरीके का मौसम अगले 3 दिन तक रह सकता है, लेकिन तेज हुई बारिश के चलते आप देख रहे हैं कि लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जो लोग इस वक्त ऑफिस के लिए निकले थे वो बस स्टैंड पर खड़े हैं, अपनी बाइक्स, अपनी स्कूटीज लगाकर एक छाया के नीचे खड़े हैं। जब तक बारिश ना खत्म हो जाए तब तक इंतजार कर रहे हैं। और पूरी तरीके से आप देखें कि आप ये बस स्टैंड जहाँ पर हम खड़े, यहाँ की भी तस्वीरें देखें तो लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं बारिश के खत्म होने का। जब आज घर से निकल रहे थे तो लग रहा था मौसम बारिश का? नहीं, हम तो सुबह गुरुद्वारे दर्शन के लिए आए थे, बारिश का मौसम नहीं था, तो अभी गुरुद्वारे दर्शन के बाद में तो बारिश शुरू हो गई। अच्छा, तो आप लग रहा है थोड़ी राहत मिलेगी जितनी गर्मी हो रही थी? गर्मी तो ज्यादा राहत मिल गई। हाँ, मौसम ठंडा हो गया थोड़ा, तो मौसम ठंडा हो गया। और जब घर से निकले थे तो इस तरीके का मौसम नहीं था, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन इसी तरीके से बारिश रह सकती है, जो तापमान में गिरावट भी करा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी मानसून जमकर बरस रहा है। वहां भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। गांवों को शहर से जोड़ने वाले रास्तों में पानी भरा दिख रहा है। कच्चे रास्ते पानी में बह चुके हैं और यही नहीं, नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी ने बहना शुरू कर दिया है।
ये तस्वीरें कोल्हापुर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुल के ऊपर अब पानी पहुंच चुका और सड़क की हालत जरा आप देखिए। सड़क के जो हिस्से हैं वो भी अब टूट कर गिर रहे हैं। कई जगहों पर पुल का हिस्सा जो है वो तेज बहाव नहीं झेल पाया और पानी के साथ ही बहता नजर आया, जिसकी वजह से संपर्क कट गया है। कई जगहों पर पुल के ऊपर पानी बह रहा है और उससे गुजरना जान जोखिम में डालने जैसा है। गांव के लोग इस बात से परेशान हैं कि पानी का स्तर अगर और बढ़ा तो ये पानी उनके गांव तक भी पहुंच सकता है। वहीं केरल के कोझिकोड समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, नदी नाले उफान पर हैं। यहां तक कि कई इलाकों में नदियों का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो कोझिकोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का बहाव देखिए कितना तेज, और इस बहाव को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके रास्ते में जो भी आए, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, गाड़ियां हो, वो सब अपने साथ बहा कर ले जाने की स्थिति दिख रही है। वहीं उत्तराखंड के चंपात से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई। वहां बारिश के बाद सड़क पर बड़ी तादाद में मलबा जम गया। इस दौरान वहां से गुजरने वाला एक ट्रक उस मलबे की चपेट में आ गया, जो पूरी तरह से करीब 3 से 4 फीट तक मलबे में धंसा नजर आया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने ट्रक में मौजूद लोगों को निकाला और इसके बाद एक मशीन की मदद से ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई। उधर झारखंड के धनबाद में भी पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, घरों में बारिश का पानी घुस गया, सड़कें टूट चुकी हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि कई गांवों का संपर्क जो है वो टूट चुका है। धनबाद के वार्ड 15 में तो हालत और बुरे दिखे। इलाके के लोग पिछले कई महीनों से नाला बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। इस बात से नाराज एक आदमी बारिश के बीच नाले में ही धरने पर बैठ गया। गांव के लोगों ने चेतावनी दी कि जल्द ही गांव में नाले का निर्माण नहीं कराया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं बिहार के बेतिया में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में घुटने तक पानी भर गया, जिससे दर्जनों परिवार पानी के बीच गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं पानी के बीच गांव से निकलने में भी लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में रखा अनाज खराब हो गया, जिसकी वजह से उनके सामने खाने पीने की समस्या भी पैदा हो गई। भारी बारिश के बीच बिहार के बेतिया से ही एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। इलाके में हर तरफ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की परेशानी झेल रहे लोग जहां जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं पहले से तय शादी विवाह की रस्मों को भी सैलाब के बीच बखूबी निभा रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर इलाके के नरकटियागंज लौरिया से सामने आई, जहां बाढ़ के बीच एक दूल्हा नाव के जरिए शादी के लिए दुल्हन के घर पहुंचा। नाव पर दूल्हे के साथ कई बाराती भी सवार थे। नाव के जरिए कई किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा, जहां शादी की रस्में निभाई गई। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ जब पानी भरा हो तो ऐसे में गाड़ियां तो गुजर पानी मुश्किल है, तो दूल्हे ने सहारा लिया नाव का। नाव पर बैठकर वो दुल्हन के घर पहुंचा और उसके बाद सारी रस्में की गई। ये जरा तस्वीर देखिए। सड़क का आलम कुछ ऐसा है कि लोगों के घुटनों तक अब पानी पहुंचता हुआ कई जगहों पर दिखने लगा है। मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। जिस तरीके से उनको चुना गया, ये प्रक्रिया गलत है। चिराग पासवान जी ने प्रदेश अध्यक्ष पद से मुझको क्यों हटाया? और बड़ी खबर आ रही है लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़ी हुई, जहां पर पार्टी को लेकर अब घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ पशुपति पारस एक बैठक कर रहे हैं और आज ही इस बात का ऐलान भी हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कौन होगा, जिसकी संभावना पशुपति पारस के लिए ही दिख रही है। वहीं चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपनी बात रखी, लेकिन आज जो पशुपति पारस ये मीटिंग कर रहे हैं उसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन चिराग पासवान का नहीं आया है। पटना में आज एलजेपी संसदीय दल के नेता पशुपति पारस एक अहम बैठक करने
करने वाले हैं और इस बैठक में एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। हालांकि कल चिराग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो साफ किया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद नहीं छोड़ने वाले हैं। बैठक कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पर हो रही है। वहीं चिराग पासवान ने राजू तिवारी को बिहार एलजेपी का अध्यक्ष बनाया। अब तक राजू तिवारी कार्यकारी अध्यक्ष थे। राजू तिवारी को प्रिंस राज की जगह बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब नजर इस बात पर है कि आखिरकार चिराग पासवान का स्टैंड क्या रहता है। चिराग पासवान ने कल ही स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष या तभी दो सूरत में बदला जा सकता है, या तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत हो जाए या फिर वो खुद से उसको रिजाइन करे। तो दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ पटना से मौजूद हैं और अमित पांडे दिल्ली से मौजूद है चिराग पासवान के आवास के बाहर। जल्दी से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, 11 बजे मीटिंग होनी थी, ये मीटिंग शुरू हो गई? बिल्कुल, देखिए नेताओं का आना शुरू हो गया है और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं सुबह से। सूरजभान सिंह का घर है जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए हैं और उसके बाद फिर आज जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार सुबह से चल रही हैं और कल शाम में जितने भी पार्टी के पदाधिकारी और नेता थे उनको इत्तला किया गया था। और एक दूसरी तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दरअसल कल जब पशुपति पारस अपने ऑफिस में पहुंचे थे उस समय जो चिराग के खेमे के कार्यकर्ता थे वो वहां पर हंगामा शुरू कर दिए थे और नौबत मारपीट तक की आ गई थी। दोनों के बीच में झड़पें हुई थी। ऐसे में यहां पर सूरजभान सिंह के घर के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि अगर कोई भी आकर यहां हंगामा या किसी तरह का बवाल खड़ा होता है तो फिर उनसे निपटा जा सके, जैसा कि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं। और घर के आसपास बड़े बड़े होर्डिंग यहाँ पर लगाए गए हैं जिसमें पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद उनको बधाई दी गई है। तो कल से पशुपति पारस जब पटना पहुंचे हैं उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं अभी पार्टी के सूरजभान सिंह, उनके घर पर तैयारी चल रही है और पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर बैठक शुरू होगी। 11 बजे से 3 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है बैठक का और 3 बजे के करीब पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकती हैं जो तमाम नेता हैं पार्टी के वो अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो पार्टी के सांसद हैं वो भी यहाँ पर घर पर पहुँचेंगे, जिसके बाद यहाँ पर बैठक शुरू होगी। कुछ लोग यहाँ पर आते हुए जो अभी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं वो तस्वीरें आप देख सकती हैं। तो तैयारियाँ जो हैं वो सुबह से चल रही थी और 11 बजे से 3 बजे के बीच बैठक होगी और बैठक के दौरान पशुपति पारस जब यहां पर पहुंचेंगे तो उस समय नॉमिनेशन वो करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए और 3 बजे के करीब यह ऐलान हो जाएगा कि ठीक है। चंद्रमोहन जरूर रहिए आप साथ। इससे पहले देखिए कल पशुपति पारस पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े और फूलों के साथ उनका स्वागत किया। वहीं दूसरी तरफ चिराग समर्थकों ने पटना के एलजेपी दफ्तर पर हंगामा किया और पार्टी दफ्तर के बाहर उनके विरोध में काले झंडे तक दिखाए। इन लोगों ने पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प तक हुई। चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में उनके समर्थकों ने पशुपति नाथ पारस समेत लोजपा के 5 सांसदों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इससे पहले चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाचा पर बड़ा हमला किया और आरोप लगाया कि उनके पीठ पीछे पार्टी को तोड़ने की साजिश की गई, जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ गए। इसके जवाब में चाचा ने क्या कहा, जरा सुनिए। दुख मुझे इस बात का है कि जब मैं बीमार था, जब मैं बिस्तर पे था, उस वक्त मेरे पीठ पीछे जिस तरीके से ये पूरा षड्यंत्र रचा गया, इस बात का मुझे दुख है कि अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ होती, और जबकि मैंने निरंतर प्रयास किया अपने चाचा से संपर्क साधने का, उनसे बात करने का, चुनाव के बाद से लगातार मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं। पार्टी में तानाशाही व्यवस्था है, नेता परिवर्तन होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने हम लोगों की बात को सुन करके और लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन किया कि अभी ये 6 सांसद लोक जनशक्ति पार्टी का है, इसके संसदीय दल के नेता पशुपति पारस होंगे, न कि चिराग पासवान। अमित, आप चिराग पासवान के आवास के बाहर हैं, वहां कोई हलचल देख रहे हैं? क्योंकि अब देखना होगा चिराग का स्टैंड क्या रहता है जो आज मीटिंग हो रही है उसको लेकर।
देखिए, चिराग अपनी मंशा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि जो ये कार्रवाई हुई थी पशुपति पारस के गुट की ओर से, वो कतई संवैधानिक नहीं थी, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हैं और संविधान में इस बात का जिक्र है कि किन परिस्थितियों के भीतर अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और ठीक विपरीत वहां पटना के माहौल से दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर कोई भी मूवमेंट नहीं देखी जा सकती। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। वह प्रतिक्रिया देने नहीं आए हैं। हम ये कह सकते हैं कम से कम 2 दिन के डेवलपमेंट से कि चिराग पासवान फिलहाल अभी अकेले पड़ते नजर आ रहा है और पड़ला चाचा का ही भारी लग रहा है इस राजनीतिक उठापटक में। जी, इतना ही नहीं, चिराग ने यह भी दावा किया है कि वो पार्टी चीफ हैं, लेकिन चाचा ने पार्टी के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि संविधान के हिसाब से ही फैसला किया गया। जिस तरीके से उनको लीडर उनको चुना गया, ये प्रक्रिया संवैधानिक तरीके से, और संवैधानिक तरीके से मैं राष्ट्र के संविधान की नहीं, मैं पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान की मैं बात कर रहा हूं। संवैधानिक तरीके से ये प्रक्रिया गलत है। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है इस बात को चुनने की। कौन आपका लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में होगा, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात की इजाजत सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष या संसदीय बोर्ड के पास है। हमारा जो पार्टी का संविधान है, हमारे पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि एक व्यक्ति एक पद। ये तो संविधान की कॉपी मैं पढ़वा देता हूँ। चिराग पासवान जी 2013 से ही पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, और जब 2019 में हम लोग लोकसभा चुनाव जीत के गए तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव नहीं हुआ, ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। ये भी एक गैर संवैधानिक बात है। सिर्फ नॉमिनेट हुआ, कोई की एक आदमी ने प्रस्ताव किया और लोग समर्थन कर दिया। चंद्रमोहन, यहाँ दोनों ही लोग ये एलजेपी की जो संविधान है उसका जिक्र कर रहे हैं। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक कोई नया पार्टी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। फिलहाल क्या नियम कहते हैं और किसका पलड़ा भारी लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर पलड़ा भारी की बात करेंगे तो जो पशुपति पारस हैं वो उनके साथ पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता और नेता उनके साथ खड़े हैं, और साथ ही जो लोकसभा में लेटर लिख कर दिया गया है, जो 5 सांसद है पार्टी के, उन लोगों ने भी यह लिख कर दिया है कि पशुपति पारस को ही सदन के अंदर नेता बनाया जाए। और ऐसे में जब यहाँ पर पहुँचे और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, यह देखकर महज समझा जा सकता है कि किस तरह से पशुपति पारस के खेमे में अब लगभग सभी लोग खड़े नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जब सूरजभान सिंह के घर पर बैठक शुरू होगी, उसमें यह तय हो जाएगा कि पशुपति पारस ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो सदन के अंदर में नेता वही होंगे एलजेपी का, और साथ ही पार्टी का अध्यक्ष भी वही होंगे। ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पशुपति पारस जो हैं वो पूरी तरीके से अपने आप में भारी नजर आ रहे हैं, और पार्टी के ज़्यादातर नेता और कार्यकर्ता हैं उनके साथ खड़े हैं। वहीं चिराग पासवान की बात करें, चिराग पासवान तो अब साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जो पार्टी में बोर्ड के लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन आज यहाँ पर कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग पहुँचते हैं, इससे भी यह साबित हो जाएगा कि जो चिराग पासवान हैं वो कितने मजबूत हैं। और वो अब साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वही हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के ज़्यादातर कार्यकर्ता और नेता हैं वो पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, और पार्टी के जो सांसद हैं वो भी पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो पार्टी का कमान एक तरह से कहा जाए वो अभी पशुपति कुमार पारस के पास है, और आगे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुन लिए जाएंगे तो शायद हो सकता है कि अब चिराग पासवान को आगे कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि पार्टी के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता अभी पशुपति पारस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, रहिए साथ। यही नहीं, देखिए, चिराग ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये भी साफ कर दिया कि अपने हक के लिए वो कानूनी लड़ाई भी लड़ने को तैयार है। इस पर चाचा पारस ने पलटवार करते हुए उन्हें हारा हुआ जारी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नसीहत दे दी।
संभवतः आने वाले दिनों में शायद एक लंबी कानूनी लड़ाई भी हम लोग को लड़नी पड़े। क्या इसमें कोई हम मना करते हैं? लंबी लड़ाई है, लड़िए, कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट तक जाइए, इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। हारा हुआ जुआरी कोर्ट जाता है, जीता हुआ जुआरी कोर्ट नहीं जाता। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है 12वीं के नतीजों पर। यह खबर 12वीं बोर्ड के नतीजे तय करने का तरीका दरअसल बताया गया है। 10वीं 11वीं 12वीं के औसत अंक जोड़े जाएंगे और उसके हिसाब से 12वीं के नतीजे जो है वो घोषित होंगे। तो 12वीं बोर्ड के नतीजे तय करने का क्या तरीका होगा वो सामने आया है। 10वीं 11वीं 12वीं के औसत अंक दरअसल जोड़े जाएंगे और उसके बाद नतीजे डिक्लेयर किए जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त 12वीं बोर्ड के नतीजे तय करने का तरीका बताया गया है। एहतशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अपडेट के साथ। एहतशाम, देखिए, अभी सुनवाई चल रही है जिसमें अटॉर्नी जनरल सीबीएसई की तरफ से बता रहे हैं कि मार्किंग स्कीम क्या होगी, जिसमें उन्होंने अब तक ये बताया है कि 30% क्लास 10 का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा, 30% क्लास 11 का एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा और क्लास 12 का 40% एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। इस तरह से 100% का एक एवरेज मार्किंग किया जाएगा और तीनों साल के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे। क्लास 10, 11 और 12 का उसमें वेटेज 30%, 30% और 40% है। इस तरह से एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा और वो उस बच्चे का फाइनल मार्क्स माना जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ ये अभी ये भी बताया गया है कि हर स्कूल के लिए एक रिजल्ट कमेटी या मॉडरेशन कमेटी बनेगी जो कि स्कूल में मार्किंग सही हो रहा है, बच्चे के परफॉर्मेंस को सही देखा गया है, ये सुनिश्चित करेगा। इसके लिए उस स्कूल के जो 2 सीनियर मोस्ट टीचर होंगे वो उस कमेटी में होंगे। किसी नेबरिंग स्कूल के आसपास का जो स्कूल है वो उसके एक टीचर उसमें कमेटी में होंगे और साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट को भी बुलाया जा सकता है। तो इसी तरह से हर स्कूल के लिए एक रिजल्ट कमेटी बनेगी या मॉडरेशन कमेटी उसे कहा जा सकता है और वो कमेटी ये देखेगी कि जो मार्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों को वो सही दिए जा रहे हैं। उनके जो ओरिजिनल मार्कशीट्स हैं वो क्लास 10, 11 और 12 के अब तक के एग्जाम्स के वो देखे जाएंगे ताकि किसी के साथ गलत ना हो, कोई स्कूल बढ़ा चढ़ाकर अपने बच्चों को मार्क्स ना दे दे। ये सुनिश्चित करने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि हर स्कूल के लिए होगी और साथ ही साथ जो प्रक्रिया होगी वो क्लास 10, 11 और 12 का जो परफॉर्मेंस उसमें 30%, 30% और 40% का वेटेज होगा, जिसको मिलाकर हर बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट का एक एवरेज मार्क्स निकाला जाएगा। एहतशाम, देखिए ये जो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के मूल्यांकन का फॉर्मूला तो बता दिया, क्या तरीका होगा बता दिया गया, फाइनल कब तक पता चल पाएगा कि क्या तरीका दरअसल रहने वाला है जब नतीजे घोषित होंगे? तो देखिए, ये जो प्रक्रिया बताई जा रही है वो मार्क्स किस तरह से डिड्यूस किया जाएगा हर बच्चे के लिए वो बताया जा रहा है। जहां तक वक्त का सवाल है, इसमें कितना वक्त लगेगा, अभी तक अटॉर्नी जनरल ने कोई बात नहीं बताई है और अभी हियरिंग चल रही है। वो आगे की बात बता रहे हैं कि किस तरह से मार्क्स निकालने का फॉर्मूला बनाया जाएगा और उसको कैसे अमल में लाया जाएगा। ये प्रक्रिया शुरू हुई है और इसके बारे में अभी अटॉर्नी जनरल ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये अभी कब तक हियरिंग चल सकती है एहतशाम और तब कब तक तस्वीर क्लियर हो सकती है? देखिए, तस्वीर तो बहुत हद तक क्लियर है क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि एवरेज मार्किंग होगी और हियरिंग का जहाँ तक सवाल है अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सीबीएसई ने अपनी बात शुरू की है। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड भी अपना फॉर्मूला बताएगा। उसके बाद कुछ स्टेट बोर्ड्स के भी इश्यूज हैं। आसाम स्टेट बोर्ड का है, 1-2 और स्टेट हैं, वहाँ पे एग्जाम्स होंगे कि नहीं, ये सारी चीजें अभी भी कार्रवाई चलेगी इसमें। यानी एहतशाम, अभी हर कोई अपने तरीके से तरीका बता रहा है। हो सकता है इस पे कोई निर्णायक फैसला बाद में लिया जाए कि कौन सा तरीका ज्यादा सुटेबल है। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था इस सुनवाई के शुरू होते ही बहुत ज्यादा इसमें दखल देना नहीं चाहते और जो बोर्ड अपना फॉर्मूला बता रहा है वो भी कई मिलकर बनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये देखेगा कि कोई गलत प्रक्रिया न अपनाई जा रही हो, फेयर प्रक्रिया हो, क्योंकि कोर्ट का मकसद सिर्फ ये है कि एग्जाम्स, फिजिकल एग्जाम्स जो है उससे कोरोना का खतरा था तो वो ना हो। बाकी प्रक्रिया क्या तय करती है इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करने वाला क्योंकि ये सभी जो बोर्ड के एक्सपर्ट्स हैं वही इसको बना रहे हैं। तो फिलहाल सुनवाई देखिए चल रही है। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को नतीजे का तरीका बताया है कि दरअसल तरीका क्या हो सकता है। अभी इस पर सुनवाई अभी भी चल रही है। तमाम अपडेट के साथ लौटेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।